जंगल के बीच एक परिवार और उनके आसपास छिपी एक ऐसी ताकत जो इंसान नहीं है। आज हम बात करेंगे द विच की, जहां धीरे धीरे हर कोई बन जाता है डर का शिकार। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ शैतान हमेशा पास खड़ा है। कहानी शुरू होती है एक प्योरिटन परिवार के साथ। प्योरिटन्स वो लोग होते थे जो बेहद कट्टर ईसाई थे, जिनके लिए भगवान का डर, बाइबल की हर बात और सख्त नैतिकता ही जीवन का केंद्र था। इस परिवार का मुखिया है एक आदमी जिसे हम उसके नाम से जानेंगे, विलियम। विलियम एक घमंडी लेकिन गहरे विश्वास वाला इंसान है। उसकी पत्नी का नाम है कैथरीन, जो एक थकी हुई, डरी हुई लेकिन अपने परिवार से बेहद प्यार करने वाली औरत है। उनके 5 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी टॉमसन, उससे छोटा बेटा केलब, फिर जुड़वा बच्चे मर्सी और जोनस, और सबसे छोटा एक नवजात शिशु सैमुअल। हम देखते हैं कि ये परिवार एक प्लांटेशन काउंसिल के सामने खड़ा है। विलियम बोल रहा है और उसकी बातें कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन उसमें एक अजीब सी एरोगेंस है। वो काउंसिल से आर्ग्यू कर रहा है। उसे लगता है कि जो लोग उस सेटलमेंट में रहते हैं वो सच्चे ईसाई नहीं हैं। उनके तरीके भगवान की नज़र में गलत हैं। वो खुद को बाकी सबसे ज़्यादा पवित्र समझता है। काउंसिल उसकी बात नहीं मानती और उस परिवार को सेटलमेंट से बाहर निकाल दिया जाता है, बैनिश कर दिया जाता है। अब यहाँ पर एक बात समझना ज़रूरी है। उस ज़माने में किसी प्योरिटन कम्युनिटी से बाहर निकाले जाने का मतलब था अकेलापन, जंगल और ख़तरा। कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई कम्युनिटी नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। लेकिन विलियम को इसकी परवाह नहीं। वो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर एक बुलक कार्ट पर बैठता है और वो परिवार और सेटलमेंट को छोड़कर निकल पड़ता है। फिर हम देखते हैं एक वाइड शॉट, एक विशाल घना काला जंगल, और उस जंगल के किनारे पर एक छोटी सी जगह जहाँ ये परिवार अपना नया घर बसाने की कोशिश करता है। ये जगह खेती के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ज़मीन पथरीली है, मौसम ठंडा और क्रूर है। लेकिन विलियम यहाँ एक छोटा सा घर बनाता है, एक छोटा सा फार्म तैयार करता है और पूरा परिवार यहाँ जीने की कोशिश करता है। फिल्म में एटमॉस्फेयर बनाना शुरू होता है, बेहद धीरे धीरे, बेहद केयरफुली। डायरेक्टर ने जंगल को इस तरह दिखाया है जैसे वो जंगल नहीं, बल्कि एक जीती जागती सांस लेती हुई ईविल प्रेजेंस है। ट्रीज इतनी घनी है कि उनके पार देखना इम्पॉसिबल लगता है। रोशनी कभी पूरी नहीं आती। ये जंगल परिवार के घर के बिल्कुल पीछे है और ये फैक्ट पूरी फिल्म में एक कॉन्स्टेंट थ्रेट की तरह महसूस होता है। अब यहाँ पर असली कहानी शुरू होती है। एक दिन टॉमसन छोटे सैमुअल के साथ खेल रही है। सैमुअल अभी बहुत छोटा है, एक नवजात शिशु। टॉमसन उसे अपनी बाहों में लेकर एक खेल खेल रही है। आंखें बंद करती है, फिर खोलती है, हंसती है। ये सीन बहुत इनोसेंट और जेंटल लगता है। लेकिन फिर अचानक जब टॉमसन अपनी आंखें एक बार फिर बंद करके खोलती है, सैमुअल गायब हो जाता है। वो गायब हो जाता है, बस एक पल में। टॉमसन घबरा जाती है। वो हर तरफ देखती है, वो आवाज़ें लगाती है, लेकिन सैमुअल कहीं नहीं है। और हम दर्शक, हम एक ब्रीफ फ्लिकरिंग मोमेंट में देखते हैं, जंगल में पेड़ों के बीच कुछ है, कोई है, एक फिगर, और वो फिगर सैमुअल को लेकर जा रही है। ये सीन फिल्म का सबसे डिस्टर्बिंग और डिफाइनिंग मोमेंट है, और इस एक सीन से ही पूरी फिल्म की हॉरर की नींव पड़ जाती है। हम जंगल के अंदर जाते हैं और हम एक औरत को देखते हैं, एक बूढ़ी, नेकेड, विकृत औरत जो जंगल के बीचों बीच एक जगह पर है। वो उस शिशु के साथ कुछ कर रही है। ये सीन इतना ग्राफिक और डिस्टर्बिंग है कि इसे डायरेक्टली डिस्क्राइब करना मुश्किल है, लेकिन ये स्पष्ट है कि वो एक विच है और वो उस शिशु का उपयोग किसी डार्क रिचुअल के लिए कर रही है। वो उसके खून का इस्तेमाल करती है अपने शरीर पर लगाने के लिए, ताकि वो जंगल में उड़ सके। ये सीन कुछ सेकंड का है, लेकिन ये आपकी आत्मा को हिला देता है। अब यहाँ पर परिवार में कोहराम मच जाता है। कैथरीन जब सुनती है कि सैमुअल गायब हो गया तो वो टूट जाती है। एक माँ के लिए ये सबसे बड़ा दुख है। वो रोती है, वो चिल्लाती है, वो बेहोश हो जाती है। विलियम भी बेहद अपसेट है, लेकिन वो अपना गम बाहर नहीं आने देता।
वो अपनी प्यूरिटन ट्रेनिंग के अनुसार भगवान से प्रार्थना करता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब भगवान की इच्छा है, किसी तरह का ट्रायल है। लेकिन टॉमसन के लिए ये गिल्ट बन जाता है, क्योंकि वो उसकी देखभाल कर रही थी और सैमुअल उसी की बाहों से गायब हुआ। फिर दिन गुजरते हैं और हम देखते हैं कि ये परिवार किस तरह की जिंदगी जी रहा है। विलियम खेती करने की कोशिश करता है, लेकिन फसल नहीं उग रही, जमीन बंजर है। खाने की कमी है, घर में हर वक्त एक उदासी, एक टेंशन है। कैथरीन रात को सैमुअल के बारे में सपने देखती है और वो सपने उसे और तोड़ते जाते हैं। बच्चे मर्सी और जोनस अपने गोट के साथ खेलते हैं। उस गोट का नाम है ब्लैक फिलिप, एक बड़ा काला सींगों वाला बकरा। ये ब्लैक फिलिप पूरी फिल्म में एक अजीब प्रेजेंस की तरह है। वो बाकी जानवरों से अलग लगता है, ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा वॉचफुल। मर्सी और जोनस जो जुड़वा हैं, वो ब्लैक फिलिप के साथ बहुत टाइम बिताते हैं। वो कहते हैं कि ब्लैक फिलिप उनसे बात करता है। ये बात सुनकर बाकी सब उन्हें सीरियस नहीं लेते, बच्चों की कल्पना समझकर। लेकिन जिस तरह से ये जुड़वा बच्चे ब्लैक फिलिप के साथ बिहेव करते हैं, वो थोड़ा अनसेटलिंग है। अब यहाँ पर केलिब की स्टोरी आती है। केलिब, विलियम का बड़ा बेटा, एक टीनेजर है। वो बहुत क्यूरियस और ब्रेव है। एक दिन वो थॉमसन के साथ जंगल के पास जाता है, जहाँ उन्होंने ट्रैप लगाए हैं जानवर पकड़ने के लिए। केलिब और थॉमसन के बीच एक इंटरेस्टिंग सीन है, जहाँ केलिब थॉमसन से पूछता है कि क्या सैमुअल को पाप के कारण मरना पड़ा, क्योंकि सैमुअल का बैप्टिज्म नहीं हुआ था और प्योरिटन बिलीफ के अनुसार जो बैप्टाइज नहीं हुआ वो हेवन नहीं जा सकता। ये बात केलिब को बहुत परेशान करती है। ये डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दिखाता है कि ये परिवार किस तरह की रिलीजियस एंग्जाइटी में जी रहा है। उनके लिए भगवान का न्याय सबसे बड़ा डर है और वो हर बुरी चीज़ को अपने पापों की सज़ा मानते हैं। फिर एक रात केलिब जंगल में अकेले जाने का फैसला करता है। वो चाहता है खाने के लिए कुछ शिकार करना। वो जाता है और जंगल में उसे एक झोपड़ी दिखती है और उस झोपड़ी के दरवाजे पर एक औरत खड़ी है जो बेहद खूबसूरत दिखती है। केलिब, जो एक किशोर है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। वो उसके पास जाता है, वो औरत उसे अपनी तरफ खींचती है और फिर केलिब चीखता है। अगला दृश्य हम देखते हैं, केलिब वापस घर आता है, लेकिन वो बेहोश है, कपड़े फटे हुए हैं और उसकी हालत बेहद ख़राब है। परिवार उसे अंदर लाता है और फिर शुरू होता है एक बेहद डिस्ट्रेसिंग सीन। केलिब बहुत तेज़ बुखार में है, वो बड़बड़ा रहा है, वो कुछ ऐसी बातें बोल रहा है जो समझ नहीं आती। उसके मुंह से बेतुकी आवाज़ें आ रही हैं, उसका शरीर अजीब तरह से कांप रहा है। कैथरीन घबराई हुई है, विलियम प्रार्थना कर रहा है और केलिब अपनी इस अजीब पोजेस्ड सी हालत में अचानक बोलना शुरू करता है। वो बोलता है जीसस के बारे में। बहुत पैशनेट, बहुत इंटेंस। वो कहता है कि वो जीसस के लिप्स को किस करना चाहता है, जो कि उस जमाने के प्यूरिटन कॉन्टेक्स्ट में एक डीपली स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन था। लेकिन जिस इंटेंसिटी से वो बोल रहा है वो दर्दनाक है। और फिर अचानक केलिब का शरीर शांत हो जाता है और वो मर जाता है। ये मोमेंट परिवार के लिए दूसरा बड़ा झटका है। पहले सैमुअल, अब केलिब। कैथरीन पूरी तरह टूट जाती है और अब उसके दिमाग में एक सवाल आता है, ये सब क्यों हो रहा है? कोई तो है जो ये कर रहा है, कोई तो है जो उसके परिवार को तबाह कर रहा है। अब यहाँ पर जुड़वा बच्चे मर्सी और जोनस एक बड़ा एक्यूजेशन करते हैं। वो कहते हैं थॉमसन एक विच है। वो कहते हैं कि थॉमसन ने उन्हें ब्लैक फिलिप के साथ बात करने के लिए कहा। वो कहते हैं कि थॉमसन ने उनसे शैतान के साथ डील करने को कहा। ये सुनकर कैथरीन का दिमाग और बिगड़ जाता है। उसे लगने लगता है हाँ, शायद थॉमसन ही वो विच है जो ये सब कर रही है। और यहाँ से थॉमसन की सिचुएशन और बिगड़ जाती है। परिवार के अंदर सस्पिशन और फेयर का एक जहर घुस जाता है। विलियम अपने पूरे परिवार की बुरी हालत देखकर और खाने की कमी की वजह से एक बड़ा डिसीजन लेता है। वो तय करता है कि वो थॉमसन को एक दूसरे प्यूरिटन परिवार के पास भेज देगा, एक सर्वेंट के रूप में। ये एक बेहद क्रूअल डिसीजन है क्योंकि थॉमसन बेगुनाह है, लेकिन विलियम के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उसे लगता है कि शायद यही भगवान की इच्छा है। थॉमसन को जब ये पता चलता है तो वो बहुत अपसेट होती है। वो रोती है, वो आर्ग्यू करती है, लेकिन विलियम का फैसला हो चुका है। फिर रात को
कैथरीन को एक विजन आता है। वो देखती है सैमुअल, अपना मृत बेटा, उसकी बाहों में है। वो उसे दूध पिला रही है। लेकिन ये विजन एक क्रूअल डिसेप्शन है, क्योंकि जब वो ज्यादा देखती है तो पता चलता है कि वो सैमुअल को नहीं बल्कि एक रेवन को दूध पिला रही है। ये सीन बेहद डिस्टर्बिंग है और ये दिखाता है कि कैथरीन का मेंटल स्टेट कितना फ्रैजाइल हो गया है। और ये रेवन, ये भी एक साइन है। पूरी फिल्म में रेवन्स और क्रोज को ईविल के सिंबल्स की तरह दिखाया गया है। अब यहाँ पर विलियम के साथ कुछ होता है। वो जंगल में वुड कटिंग कर रहा है और ब्लैक फिलिप, वो काला बकरा, अचानक उस पर अटैक करता है। ब्लैक फिलिप उसे अपने सींगों से जोरदार हिट करता है। विलियम गिरता है और वो उठ नहीं पाता। विलियम मर जाता है। इस सीन में जो हॉरर है वो ये है, ये कोई ऑर्डिनरी गोट का अटैक नहीं लगता। ये इरादे से किया गया लगता है, जैसे ब्लैक फिलिप जानता था कि वो क्या कर रहा था। और अब इस परिवार में बचे हैं टॉमसन, कैथरीन और जुड़वां बच्चे मर्सी और जोनास। अगली सुबह, और ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉमसन उठती है तो देखती है कि मर्सी और जोनास दोनों अजीब तरह से अनकॉन्शियस हैं। वो उन्हें जगाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठते। वो बहुत बीमार लग रहे हैं। कैथरीन, जो पहले से ही अपने दर्द में डूबी है और जिसने टॉमसन को विच माना हुआ है, अब पूरी तरह हावी हो जाती है। उसे लगता है टॉमसन ने ये किया है, उसने अपने भाई बहनों को भी नुकसान पहुंचाया है। और फिर कैथरीन टॉमसन पर अटैक करती है। वो उसे गला घोटने की कोशिश करती है। वो चिल्ला रही है, वो कह रही है कि टॉमसन एक विच है, कि उसने सबको तबाह किया है। टॉमसन डिफेंड करती है खुद को और इस स्ट्रगल में एक्सीडेंटली टॉमसन के हाथ से कैथरीन की मौत हो जाती है। ये मोमेंट बेहद पेनफुल है क्योंकि टॉमसन ने अपनी माँ को नहीं मारा, उसने सिर्फ खुद को बचाया, लेकिन नतीजा यही हुआ। अब टॉमसन पूरी तरह अकेली है। उसके परिवार के सभी लोग मर चुके हैं। वो उस छोटे से घर में अकेली बैठी है। बाहर रात है, जंगल है और एक अजीब सी खामोशी है। और फिर वो जाती है उस जगह जहां ब्लैक फिलिप खड़ा है। टॉमसन उससे बात करती है। वो कहती है, क्या तुम बोल सकते हो? और ब्लैक फिलिप, वो काला बकरा, बोलता है एक गहरी, हॉलो, ह्यूमन आवाज में, हाँ। ये सीन पूरी फिल्म का सबसे आइकॉनिक और चिलिंग मोमेंट है क्योंकि अब सब कुछ कंफर्म हो जाता है। ब्लैक फिलिप कोई ऑर्डिनरी कोट नहीं था, वो शैतान था, या शैतान का कोई रूप था। वो टॉमसन से पूछता है, क्या तुम इस दुनिया में रहना चाहती हो या तुम कुछ और चाहती हो? टॉमसन, जो थकी हुई है, टूटी हुई है, अकेली है, वो पूछती है, तुम मुझे क्या दे सकते हो? वो कहता है, दुनिया की सुंदरता, इच्छाओं की पूर्ति, दूसरों पर पावर। और टॉमसन, जिसने पूरी जिंदगी प्योरिटन रूल्स के अंदर जिया, जिसे कभी फ्रीडम नहीं मिली, जिसे हर चीज का ब्लेम दिया गया, वो कहती है, हाँ। वो ब्लैक फिलिप की बुक पर साइन करती है, जो शैतान की बुक है। और फिर रात के अंधेरे में टॉमसन जंगल में जाती है और जंगल में पेड़ों के बीच एक फायर जल रही है और उस आग के चारों तरफ कई औरतें हैं, नेकेड, डांसिंग, लेविटेटिंग। ये एक विच कवन है और टॉमसन धीरे धीरे उनके साथ जॉइन हो जाती है। वो भी उठती है हवा में, आसमान की तरफ, पेड़ों की ऊपर, अंधेरे में। और यही है फिल्म का एंड। अब दोस्तों, यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि ये फिल्म सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, ये कई डीपर थीम्स के बारे में है। पहली बात, ये एक रिलीजियस पैरानोया की कहानी है। ये परिवार इतना डरा हुआ था भगवान के गुस्से से, पाप से, नर्क से, कि उन्होंने अपने ही घर के अंदर एक दूसरे पर शक करना शुरू कर दिया। उनका धर्म उनके लिए रक्षा नहीं बना, बल्कि वो उनकी तबाही का कारण बन गया।
दूसरी बात, ये टॉमसन की स्टोरी है। एक लड़की जिसे हर चीज़ का जिम्मेदार ठहराया गया, बिना किसी गलती के, जिसे सर्वेंट बनाने की धमकी दी गई, जिसे विच कहा गया, जिसने अपने हर फैमिली मेंबर को खो दिया, और जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तो उसने वो रास्ता चुना जो शायद उसे फ्रीडम देता था, चाहे वो रास्ता कितना ही डार्क क्यों ना हो। तीसरी बात, ये फिल्म 17वीं सेंचुरी अमेरिका की रियलिटी को दिखाती है। उस जमाने में विच ट्रायल्स होती थीं, लोग सच में मानते थे कि शैतान उनके बीच है, और इस फियर ने कितनी बेगुनाह जिंदगियां बर्बाद की। ये फिल्म उसी का एक सिनेमैटिक रिप्रेजेंटेशन है। और चौथी बात, ब्लैक फिलिप, वो पूरी फिल्म में एक ऑमिनस प्रेजेंस की तरह है। हर सीन में वो बैकग्राउंड में है, वॉचिंग, वेटिंग, क्योंकि शैतान रश नहीं करता, वो वेट करता है तब तक जब तक इंसान खुद टूट ना जाए। डायरेक्टर रॉबर्ट एगर्स ने इस फिल्म के लिए असली 17वीं सेंचुरी डॉक्यूमेंट्स, डायरीज और कोर्ट रिकॉर्ड्स पढ़े। उन्होंने उस जमाने की लैंग्वेज, कॉस्ट्यूम और सेटिंग को इतना एक्यूरेटली रिक्रिएट किया कि ये फिल्म एक टाइम कैप्सूल की तरह लगती है। फिल्म में जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है वो है साउंड डिज़ाइन और स्कोर। म्यूज़िक कंपोज़र मार्क कॉविन ने इसके लिए एक बेहद अनयूजुअल स्कोर बनाया है जो आपको कभी कंफर्टेबल नहीं होने देता। स्ट्रिंग्स, वॉइसेस और डिसोनेंट साउंड्स मिलाकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया गया है जो स्किन के नीचे घुस जाता है। और एक लास्ट बात, फिल्म में जो विच दिखती है, जो केलेब को सेड्यूस करती है, जो सैम्यूल को ले जाती है, वो एक ओल्ड वुमन है। ये फोकटेल ट्रेडिशन से लिया गया है जहां विच को हमेशा एक बूढ़ी, अगली, ईविल औरत के रूप में दिखाया जाता था। लेकिन डायरेक्टर ने एक ट्विस्ट किया, वो विच यंग भी हो सकती है, ब्यूटीफुल भी, ये दिखाने के लिए कि ईविल हमेशा ऑब्वियस नहीं होती। तो दोस्तों, यही थी कहानी द विच 2015 की। एक ऐसी फिल्म जो हॉरर, हिस्ट्री और ह्यूमन साइकोलॉजी को इस तरह ब्लेंड करती है कि आप सोचते रह जाते हैं। ये फिल्म पहली बार देखने पर कंफ्यूजिंग लग सकती है, स्लो लग सकती है, लेकिन जब आप इसके हर फ्रेम को ध्यान से देखते हैं तो ये एक मास्टरपीस बन जाती है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, और अगर देखी है तो कमेंट में बताइए आपको कौन सा सीन सबसे ज़्यादा डरावना लगा।